वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। और आज हम आ चुके हैं आपके लेक्चर नंबर 3 पे, किसके? करंट और इलेक्ट्रिसिटी के। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि करंट डेंसिटी क्या होती है। तो हमने बताया था कि करंट डेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि क्रॉस सेक्शन का पोजीशन क्या है, इसीलिए उसी हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब मैं बात करूंगा कि करंट डेंसिटी पर अगर कोई एग्जांपल देखूं तो कैसे होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, यदि किसी चालक से 15 मिली एम्पियर की धारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से होकर लंबवत गुजरती है, तब धारा घनत्व निकालना है। धारा घनत्व क्या है? तो बच्चों धारा घनत्व निकालना अब आसान हो गया, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं करिएगा, सिंपली आई की वैल्यू लिख लीजिएगा। कितना है बच्चों? 15 मिली एम्पियर। और यहाँ पर बच्चों एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ नहीं ज्यादा करना, मिली को चेंज करना है। मिली को बच्चों चेंज करते हो आप एम्पियर में केवल, तो 10⁻³ लिख दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हो तो 100 इंटू सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो? 10⁻²। और यहाँ पे 2 बारी है तो -4 लिख करके आप इसको मीटर स्क्वायर लिख। अब यहाँ से करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व निकालना। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी मींस व्हाट? दिस इज I की वैल्यू 15 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁴। तो कर दीजिए इसको बच्चों सॉल्व, और ये हो जाएगा कितना? 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻² बचेगा नीचे, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+2 और ऊपर से कम हो जाएगा तो जे की वैल्यू आएगी 10⁻⁻1 यहाँ पर, या 15, तो ये हो जाएगा 1.5 क्या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये है इसका बच्चों क्या यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख करके काम कर लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कंडक्टर के अंदर का बिहेवियर कैसा है करंट के मूवमेंट के टाइम में, क्या हो रहा है अंदर। ये पूरी चीजों को हम एटॉमिक बिहेवियर पर थोड़ा समझेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हम देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर कैसा है। ठीक है, चालकों में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन में ऐसा क्या होता है, आइए पूरी सिनेरियो को थोड़ा समझते हैं। तो मैं अगर किसी कंडक्टर के बारे में बात करूं तो किसी कंडक्टर में, चालक में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि धनायन छूट नहीं पाते, वो वहीं रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? इस मान लो कंडक्टर में बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? इस साइड होंगे, इस साइड होंगे, इस साइड होंगे। जवाब सिंपल है कि ये आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एग्जिस्ट हर जगह करेंगे, हर जगह होते हैं, इसमें कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होते। हर जगह अमाउंट सेम होगा क्योंकि मेटल ही सेम है। तो पूरे स्पेस में रैंडमली है तो हम ये नहीं बता सकते। अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि किसी पर्टिकुलर यूनिट में कितना होगा, तो किसी चालक में, किसी कंडक्टर में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहली कहानी क्या है कि चालकों में हर जगह है, तो इसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में सबसे पहला वर्ड क्या आता है कि
चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो अमाउंट है वो छोटा नहीं होता, काफी अधिक होता है। किसी एक पर यूनिट वॉल्यूम में ये इलेक्ट्रॉनों की मात्रा हर कंडक्टर में ऑफ कोर्स अलग अलग होती है, जैसे कॉपर में, सिल्वर में अलग अलग होगी, लेकिन इसका फिर भी लगभग ऑर्डर जो होता है वो 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, 10 to the power 29 बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब इसका जो अमाउंट है लगभग इतना है एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, इतने काफी है। तो कंडक्टर की ये कहानी क्लियर हो गई। अब मैं बात करूंगा कंडक्टर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है करते क्या है दिन भर। तो मैं बता दूं कि सामान्य ताप पर, ठीक है, सामान्य ताप पर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, सामान्य ताप पर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, और इनकी गति इस प्रकार की होती है, लिख लीजिएगा कि इनका वेग उच्च होता है। फिर से बता रहा हूं, सामान्य ताप पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तथा यह वेग उच्च होता है, जो लगभग कितना 10 to the power 5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, काफी हाई, काफी ज्यादा। तो इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करना इतना आसान नहीं, क्योंकि कैसी गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं। तो अनियमित गति के कारण इन पूरे चालक में आपके इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकलता है, और रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं, 0। आप दिन भर रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन रैंडम मोशन करके भी क्या करेंगे, रैंडम का मतलब जहां से शुरू करते हैं नेट या फिर औसत रूप से आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के अनियमित गति के कारण संपूर्ण चालक में औसत ऊष्मीय वेग बच्चों 0 होता है। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ले दे करके वहीं पड़ेगा, इनकी कहानी कुछ नहीं होनी। इसका मतलब कि अगर सामान्यता पर बात करूं तो इनके चलने की कोई भी संभावनाएं आवश्यक रूप से या फिर औसत रूप से है ही नहीं, ठीक। अब मैं बात करूं थोड़ा और अंदर आकर के कि ये एक्चुअली दिन भर चलते हैं तो कुछ काम हम भी करते हैं, मतलब कि दूरी तय करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो एक दूसरे से टक्कर करते हैं, कोलाइड करते हैं, अगल बगल वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा है ना इलेक्ट्रॉनों की, अगल बगल वाले को टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं। ये अनियमित गति करते हुए एक दूसरे से अनियमित टक्कर और करके प्रत्यास्थ संघट्ट देते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का बाल विवाह ना हो, टूटे फूटे ना। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अनियमित गति करते हैं और इस अनियमित गति में उनको कुछ टाइम लगता है, ठीक है, और ये टाइम बहुत ही छोटा लगता है। तो इस टाइम को कहते हैं श्रांति काल। फिर से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराते हैं तो इस टकराने के टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। तो इलेक्ट्रॉनों का ये श्रांति काल लगभग 10 to the power -14 सेकंड तक होता है। देखिए बच्चों, ये टाउ से दिखाया जाता है इसको। श्रांति काल किसे कहते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, श्रांति काल। तो श्रांति काल का डेफिनेशन सुनिएगा फिर से। श्रांति काल, जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के अनियमित गति के अंतर्गत
प्रत्येक या फिर क्रमागत दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, क्रमागत दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्कर का जो समयांतराल होता है, क्रमागत दो इलेक्ट्रॉनों के दो संघटकों के मध्य टक्कर का, दो संघटकों के मध्य यहां से टक्कर करके जब वहां जाएगा टक्कर करने इलेक्ट्रॉन, तो इन टक्करों के बीच में जो टाइम इंटरवल लगता है जिसमें वो जा रहा है टकराने के लिए, उस टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं श्रांतिकाल, जो कि बहुत छोटा है 10⁻⁻14 सेकंड, इसे हम लोग श्रांतिकाल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है माध्य मुक्त पथ। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूं बच्चों, ये आप अलग से हेडिंग नहीं बनाएंगे, शांतिकाल यहीं पे लिख लेंगे जो मैंने बोला, और फिर आप माध्य मुक्त पथ का सुन लीजिए। चालकों में क्रमागत दो टक्करों मतलब संघट्ट, ये टक्कर कैसे है, प्रत्यास्थ है, इनसे इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, बस इनका वेग बदल जाता है, टकरा के दूसरी जगह मुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच में जो औसत दूरी तय होती है, मतलब यहां टक्कर करके जब दूसरे टक्कर में गया, तो आप इसे कह सकते हैं क्रमागत दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई औसत दूरी, क्रमागत दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई औसत दूरियां, माध्य दूरी को हम लोग कहते हैं उसका माध्य मुक्त पथ। और ये भी बहुत छोटा होता है बच्चों, और इसको हम लोग लगभग लैम्डा से दिखाते हैं, और ये भी हमारा कैलकुलेटेड है नियरली 10⁻⁹ मीटर तक होता है, जो कि काफी कम है, नो डाउट। ठीक है, एटॉमिक डिस्टेंस है। फिर मैं और अंदर चलूं तो इलेक्ट्रॉन लगभग टकरा के वहीं पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और इनके इतनी डिस्टेंस से भी हमें कोई फायदा नहीं है। अब ये कहानी तो हमने ये देखी कि इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या हमें करंट नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलेगा। आइए देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसी के पार्ट के बारे में जिसका नाम है अनुगमन वेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है, और इसी के नीचे आप एक हेडिंग बनाएंगे अनुगमन वेग, इसी टॉपिक के अंदर में। ठीक है, अनुगमन वेग, या फिर अगर कुछ बुकों में इसको हम लोग अपवाह वेग भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से दिखाते हैं, v और सफिक्स में d। तो क्या होता है, अगर मैं किसी चालक के बारे में बात करूं, ये चालक है, ठीक है, और इस चालक को आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। चालक कब इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो इनको हमें क्या देना होगा, बाहर से एनर्जी, बाहर से वोल्टेज देना होगा। लीजिए भाई, हमने लगा दिया एक सेल, ये सेल की एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो जैसा ही यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इधर ये तार है बच्चों, ये तार का एक क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं, ये कोई बैटरी नहीं है, ये तार है, ये बैटरी है, सेल है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया। इनमें कौन मौजूद है बच्चों, ये सब कौन है जो फैले हुए हैं, तो ये कोई और नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही आपने चालक मतलब कंडक्टर में आपने सेल लगाया, चालक के सिरों के मध्य पोटेंशियल मतलब एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल आ गया। हाई पोटेंशियल की वजह से और लो पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन बेचारे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मजबूरी में एक वैद्युत बल अनुभव करेंगे। वैद्युत बल की दिशा क्या होगी बच्चों, वैद्युत बल की दिशा वही होगी जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया प्लस से माइनस की ओर, कहां, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया प्लस से माइनस की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। इलेक्ट्रॉन बेचारे बल अनुभव करेंगे। बल कहां अनुभव करेंगे, इधर, लेकिन बेचारों को चलना कहां था, धन आवेश की ओर। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे धन आवेश की ओर मूव करेंगे, लेकिन इन पर जो प्रभावी बल कार्य करेगा वो किस दिशा में काम करेगा, प्लस से माइनस की ओर। तो जो प्लस से माइनस की ओर बल काम करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो धन आवेश की ओर धीरे धीरे होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म वेग से, क्योंकि इनका वेग बहुत ज्यादा था, अब यहाँ पर एक बल लगना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर एक बल लगना, F लगना स्टार्ट हो गया। इस F ने इनकी वेग को काफी कम कर दिया और इनको अब एक ही दिशा में चलने के लिए मजबूर कर दिया है। किसने, इस बल ने। अब इनके अनियमित गति को कंट्रोल किया जा चुका है, तो इन पर बल लगा, ये लोग थोड़ी रिड्यूस हो गए और धीरे धीरे अब सभी लोग किस ओर चल रहे हैं, धनावेश की ओर। तो इलेक्ट्रॉन जब धीरे धीरे सूक्ष्म नियत वेग से सभी लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, अब सूक्ष्म नियत वेग से किसकी ओर बढ़ने लगे, प्लस की ओर बढ़ने लगे। तो इस वेग को, इसी सूक्ष्म नियत वेग को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग।
यही कारण है कि जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सर्किट में आपके कंप्लीट कर देंगे, लूप बना लेंगे और धारा प्रवाहित होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। और धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लस मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। और इलेक्ट्रॉन कहां चलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं धन प्लेट की ओर, ठीक है। धारा कहां चलती है? धन से ऋण की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। बात क्लियर हो रही है? तो क्या परिभाषा निकल के आ रही है? तो यहां पे बोलेंगे आप चालक सिरों के मध्य, चालक सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित करने पर, विभवांतर स्थापित करने पर चालक में वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल कार्य करता है तथा परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन त्वरित, क्योंकि बल लगा है, त्वरित गति से सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं, नियत वेग प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त करते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे अनुगमन वेग कहेंगे, बीडी कहते हैं। तो ये बीडी बहुत छोटी होती है और कहां से कहां होती है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब धन आवेश की दिशा में से नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। यह इसकी कोटि लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की होती है। ध्यान दीजिएगा, इतनी छोटी कोटि के कारण इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि धारा बहती है, अगर अनुगमन वेग नहीं तो धारा भी नहीं। जाते जाते हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ जाएंगे कि आपके कंडक्टर में यही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से धारा आती है। तो धारा अगर इतनी छोटी वेलोसिटी मतलब 0 पॉइंट आप कह सकते हैं, 0 पॉइंट इसको आप किलोमीटर में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इतने 0.0001 इतनी छोटी वेलोसिटी से अगर धारा आती है तो हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो हमारे अप्लायंसेस में, उपकरणों में धारा इतनी जल्दी से कैसे आ जाती है, ठीक है। इसके बारे में आप जानकारी हासिल करिएगा, क्योंकि अनुगमन वेग बहुत कम है तो धारा इतनी जल्दी कैसे आ रही है, ठीक है। जानकारी हासिल करके आप मुझे अगले क्लास में या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप इसके बारे में रिसर्च करिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।